प्रश्न 7। प्रामाण्य चल x का संभावना घटत्व फलन यानी कि f ऑफ x बराबर दिस है, तो इस सूचना से प्रथम चतुर्थक ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर हमें प्रथम चतुर्थक ज्ञात करना है यानी कि Q1 ज्ञात करने के लिए हमें माध्य और डेल्टा का मान ज़रूर फाइंड करना होगा पहले, तो ही हम सम को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर करने पर हमें माध्य और डेल्टा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है x माइनस माध्य। ओके, और यहाँ पर है x माइनस 10। तो ये जो 10 है ये माध्य है। ओके, माध्य का मान हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर अपॉन में है डेल्टा। ओके, यहाँ पर अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो अब इस डेल्टा का मान कैसे फाइंड किया जाए वो हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर 50 दिया है और सूत्र में बाहर 1/2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वायर भी है, तो यदि हम यहाँ पर 5 लिख दें तो हमारा सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 50 होता है ना। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो अब ये जो 2 है इसको हम बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, और अंदर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 और ये स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से डेल्टा का मान आ गया 5। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई तो ही आप सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोबारा समझते हैं। यहाँ पर 50 था और सूत्र में बाहर 2 होना चाहिए, तो डेल्टा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले 50 को हम इस तरह लिखेंगे 2, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए बाहर, इसलिए 2 तो लिखना ही पड़ेगा पहले। तो 2, फिर क्या हुआ 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। इस 2 को हम बाहर लेंगे, है ना, और ये जो 5 है यहाँ लिखेंगे और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो इसलिए यहाँ 5 लिख के और यहाँ पे स्क्वायर, तो डेल्टा का मान आ गया 5। ओके, अब आप दोबारा सुन लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रथम चतुर्थक Q1 सूत्र पर से Q1 का ये है सूत्र, माध्य माइनस 0.675 डेल्टा। माध्य का मान है 10, यहाँ पर 0.675, डेल्टा का मान है 5। इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आएगा, तो Q1 का मान आ गया 6.63। ये 0.625 था, इसको लगभग करके लिख दिया गया है। ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ओके, प्रश्न 8। एक प्रामाण्य चल के अंतिम चतुर्थक 10 और 30 हों तो उसका औसत विचलन ज्ञात कीजिए। प्रामाण्य चल के अंतिम चतुर्थक 10 और 30 हैं, इसलिए अंतिम चतुर्थक का मतलब यहाँ पर Q1 और Q3 है। ओके, ये है Q1 और ये है Q3। प्रथम चतुर्थक विचलन हम ज्ञात करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है। चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का ये है सूत्र, Q3 का मान है 30, Q1 का मान है 10 और यहाँ पर 2। 30 माइनस 10 करने पर 20 आता है, 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 10। चतुर्थक विचलन का मान आ गया 10। अब चतुर्थक विचलन का ये है दूसरा सूत्र। ओके, चतुर्थक विचलन का मान हमने ज्ञात किया है 10, यहाँ पर 2/3 डेल्टा। ओके, अब ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब 2/3 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। डेल्टा अपनी जगह पर ही है,
अब कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिया हो गया 15, ये आ गया डेल्टा का मान। ओके, अब औसत विचलन का ये सूत्र है। देखो यहाँ पर डेल्टा है ना, इसलिए हमने पहले डेल्टा का मान ज्ञात किया। तो 4/5 गुणा डेल्टा का मान है 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 तिया हो गया 12, तो औसत विचलन का मान आ गया है 12। ओके। प्रश्न 9, एक सामान्य चर के लिए माध्य विचलन 48 है और इसका तीसरा चतुर्थक 120 है। इसके पहले चतुर्थक का अनुमान लगाइए। ओके, माध्य विचलन 48 दिया है और तीसरा चतुर्थक यानी कि Q3 हमें 120 दिया है। माध्य विचलन ज्ञात करने का ये है सूत्र। अब हमें यहाँ पर माध्य विचलन का मान दिया है 48, तो माध्य विचलन की जगह 48। ओके, अब ये 4/5 है, इस तरफ जाकर इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि यहाँ पे 4/5 है, इस तरफ जाके 5/4 हो जाएगा। कैंसिल करने पर डेल्टा का मान 60 आता है। ओके, अब हमें यहाँ पर Q1 का मान ज्ञात करना है। Q1 का मान ज्ञात करने से पहले हमें चतुर्थक विचलन का मान ज्ञात करना होगा। चतुर्थक विचलन का सूत्र है ये। ओके, 2/3 डेल्टा का मान हमने पीछे फाइंड किया जो था 60, इसको कैंसिल करने पर 40 आता है। ये आ गया चतुर्थक विचलन का मान 40। ओके, अब चतुर्थक विचलन का दूसरा सूत्र है ये। Q3 का मान है 120, Q1 का मान हमें नहीं पता। ओके, और यहाँ पर 2 चतुर्थक विचलन का मान है 40, तो यहाँ पर लिख दिया। ये अलग अलग टर्म्स हैं। ओके, Q3 का मान Q1 नहीं पता, चतुर्थक विचलन 40 और यहाँ से 2। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। ये 2 यहाँ भाग में हैं, इस तरफ जाएगा तो गुणा, 40 दूनी हो गया 80 और ये वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, एज इट इज़। अब Q1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो Q1 यहाँ माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। 80 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 80 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 120 माइनस 80 करने पर 40 आता है। ये आ गया Q1 का मान, यानी कि प्रथम चतुर्थक का मान 40 है। देखो हमने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले हमने माध्य विचलन का मान ज्ञात किया। माध्य विचलन के मान की मदद से हमने डेल्टा का मान ज्ञात किया। ओके, फिर हमने चतुर्थक विचलन का मान ज्ञात किया। चतुर्थक विचलन के सूत्र में डेल्टा की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले डेल्टा का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो चतुर्थक विचलन आ गया 40। अब चतुर्थक विचलन का दूसरा सूत्र है ये, यहाँ पर वैल्यूज पुट करके हमने Q1 का मान ज्ञात किया जो कि 40 है। ओके, प्रश्न 10, एक प्रामाण्य चल x के लिए संभावना घटत्व फलन निम्नानुसार है। f ऑफ x का मान हमें ये दिया गया है। यह वितरण का मध्य के 68.26% अवलोकनों की सीमा का अनुमान कीजिए। ओके, उत्तर प्रामाण्य चल का घटत्व फलन यानी कि f ऑफ x का ये सूत्र होता है। के साथ तुलना करने पर इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ओके, डेल्टा का मान है 10। देखो यहाँ डेल्टा है और यहाँ पर 10 है, तो डेल्टा का मान हो गया 10 और माध्य है 100। यहाँ पर माध्य है और यहाँ पर है 100, तो माध्य का मान आ गया 100। ओके, प्रामाण्य वितरण के मध्य में 68.26% में अवलोकन माध्य प्लस माइनस डेल्टा के अंतराल में है।
ये सूत्र है जो आपको लर्न करना होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, यानी कि एक बार वैल्यू प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है। तो सूत्र कुछ इस प्रकार बनेगा, माध्य -1 इंटू डेल्टा, माध्य +1 इंटू डेल्टा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब माध्य का मान है 100 -1 इंटू डेल्टा का मान है 10, ओके। फिर माध्य का मान है 100, फिर +1 इंटू डेल्टा, यानी कि 1 इंटू 10, डेल्टा का मान 10 है, ओके। यहाँ पर 100, 10 एकम 10, यहाँ पर 100, 10 एकम 10, 100 - 10 करने पर 90 आता है, 100 + 10 करने पर 110 आता है। दी गई सूचना पर से प्रामाण्य वितरण के 68.26% अवलोकन 90 से 110 के बीच होंगे, ओके। प्रश्न 11, प्रमाणित प्रामाण्य चल का मूल्य 0 और z प्राप्तांक z1 के बीच होने की संभावना इतनी है, तो z प्राप्तांक की संभवतः मूल्य ज्ञात कीजिए, ओके। तो ये है यहाँ पर कर्व, हम सीख चुके हैं पहले कि कर्व कैसे बनाते हैं। यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है +∞, यहाँ होता है -∞, ओके। अब यहाँ पर z1 बड़ा है 0 से, ओके। तो z1 बड़ा है 0 से, इसका मतलब कि हम राइट साइड पर हैं। यहाँ पर होता है 0 और यहाँ है z1। ये आपको अंदाजे से लगाना है, इसके लिए कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है। 0 से z1 का मान हमें ये दिया गया है, ओके। तो दाईं ओर होगा, यानी कि राइट साइड होगा, और प्रोबेबिलिटी 0 से z1, प्रोबेबिलिटी दी गई है 0 से z1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से z1 और बीच में z आएगा, और यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल टू का निशान आएगा, ओके। अब इस निशान को लगाते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल फिक्स कर लेनी है कि आपको कर्व में हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, ओके। हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है, यानी कि इधर से चलेंगे और इधर जाएंगे, ओके। इसलिए यहाँ पर हमेशा स्मॉलर देन का निशान ही आएगा, ओके। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ हमेशा स्मॉलर देन का ही निशान आएगा। आप इस बात को फिक्स कर लो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। हमेशा कर्व में लेफ़्ट टू राइट जाना है तो यहाँ स्मॉलर देन का निशान आएगा, ओके। अब 0.4950 के लिए तालिका के विलोम रूप से देखने पर z1 का मूल्य ये और ये की औसत लेने पर, पहले इस लाइन को समझो कि यहाँ पर क्या कहा है। हमारी बुक में पीछे एक टेबल दी गई है जिसको z स्कोर टेबल कहते हैं। यहाँ पर z लिखा हुआ है, ओके। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वैल्यू टेबल में कहाँ पर है। ये वैल्यू इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है, हमें खुद से बनानी होगी। देखो कैसे, यहाँ पर 2.5 है, ओके। तो यहाँ से हम चलते जाएंगे ये 7 के नीचे, यानी कि 0.07 के नीचे यहाँ पर 0.4949 है। हमें तो 4950 चाहिए जो यहाँ पर नहीं है, ओके। उसकी अगली वैल्यू है 0.4951। आप देख सकते हो यहाँ 49 है और यहाँ 51 है, 50 तो है ही नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर 50 होगा। इसलिए हमें इन दोनों का औसत लेना पड़ेगा, ओके। यहाँ से 2.5 और यहाँ से 7 और 8, ओके। तो ये क्या बन गया देखते हैं।
ये बन गया 2.57 और 2.58। ओके, अब इन दोनों का औसत लेना है, तो दो वैल्यू हैं, दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये आंसर मिलता है, इसलिए Z1 का मान है ये। उसी प्रकार बाईं ओर यानी कि इस तरफ के लिए Z1 का मूल्य माइनस में हो जाएगा। जब हम राइट साइड की बात करेंगे तो वैल्यू प्लस में होगी, जब हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो वैल्यू माइनस में होगी। तो Z1 बराबर 30, अर्थात Z1 प्लस माइनस 2.575 होगा। ओके, ये आ गया Z1 का मान, और ये प्लस माइनस दोनों में होना चाहिए। इस तरफ है तो प्लस का, इस तरफ है तो माइनस का मान होगा। ओके।